सियासत में आने वाला हर व्यक्ति चोर होता है। बहन जी हमेशा ट्विटर के माध्यम से इन सारे मुद्दों को उठाती रही हैं। इन 5 सालों में बनारस में क्या कुछ ऐसा हुआ है कि फिर से 8 की 8 सीटें भाजपा की झोली में जाएगी? सिर्फ कागज पे काम हुए हैं, जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। कागज के मुकाबले 35% काम दिखाई देता है। इस सरकार में सबका साथ और सबके साथ अत्याचार। तो बनारस की साड़ियों को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और इस समय हम विश्व प्रसिद्ध साड़ी की दुकान पर हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस समय चुनावी चर्चा करेंगे 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। जो खास शख्सियत से आप सबको हम रूबरू कराएंगे। विश्व मंच पर जो है कि बनारस की शान बढ़ाने वाले विजेंद्र मिश्रा जी, दमदार बनारसी जी, और रिजवान भाई भी हमारे साथ हैं। बसपा की तरफ से विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते हैं बनारस से। हम दोनों लोगों से बात करेंगे कि क्या है बनारस का मिजाज, 8 विधानसभा सीटों पर कितना काम हुआ इन 5 सालों में और आगे क्या लगता है। दमदार भाई बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे इन 5 सालों में बनारस में क्या कुछ ऐसा हुआ है कि फिर से 8 की 8 सीटें भाजपा की झोली में जाएगी? अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कागज़ के मुकाबले 35% काम दिखाई देता है जी, जो कि पिछले सरकारों में नहीं दिखता था। मतलब 100% कागज़ में दिखा करके 10% भी ज़मीन पर न दिखने वाली सरकारें जब चली गईं तो जो नई सरकार आई वो 100% कागज़ पे दिखा रही है और ज़मीन पर 35% दिख रहा है, 50% भी नहीं, लेकिन दिख तो रहा है। ये कहा जाता है कि सरकार में, सत्ता में, सियासत में आने वाला हर व्यक्ति चोर होता है जी। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन जो कम चोरी करने वाला है हम उसकी तरफ क्यों न जाएं। तो मुझे लगता है कि इन 5 सालों में बहुत ऐसे सारे काम हुए हैं जिनको देख करके पब्लिक एक बार फिर योगी जी की तरफ जाने का मूड बना सही है जी। देखिए रिजवान भाई की बात कर लें तो बतौर जो है पॉलिटिशियन मैंने इनसे कभी भी मुलाकात नहीं की है, लेकिन जितनी बार भी इनसे हमारी मुलाकात हुई है एक शानदार रही है। राजनीति से हटकर ही बातें हुई हैं। रिजवान भाई, किस मुद्दों के साथ आप आने वाले 2022 में जाएंगे चुनाव में? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका मेरे भाई, खासकर जो उत्तर प्रदेश में ये सरकार चल रही है जी। इस सरकार में सबका साथ और सबके साथ अत्याचार जी, इस पे काम ज़्यादा हो रहा है। लूट खसोट भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। हर तरफ सिर्फ दिखावा ही दिखावा है, काम कुछ भी नहीं है। बनारस में 8 विधानसभा में आप घूम लें मेरे भाई, आपको देखने को मिल जाएंगे सिर्फ कागज पे काम हुए हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है जी। और रह गई हम लोगों की बात, तो हमारी नेता शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से लेकर 2012 के बीच में एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर दिया है कि शायद उस लॉ एंड ऑर्डर को आज भी लोग अपनी ज़बान पे और अपने दिल में रख के याद करते हैं कि माने बहन जी अगर कोई ऐसी नेता थी उत्तर प्रदेश में जिसने लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया, एक लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चलाई, तो बहन कुमारी मायावती है, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जो अपने कहे और कथनी पर कायम थी, जिन्होंने करके दिखाया जी। देखिए कानपुर की घटना की बात कर लें, गोरखपुर की, या फिर अभी हाल ही में हुए लखीमपुर की घटना की बात कर ली जाए, उसके बाद पिछले कुछ घंटों से सवालिया निशान लॉ एंड ऑर्डर पर उठे उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक सीधा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि बहन मायावती ने भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे को इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में उठाया है? आपने देखा बहन जी हमेशा ट्विटर के माध्यम से इन सारे मुद्दों को उठाती रही हैं। हमेशा ट्विटर पे आपने बहन जी को एक्टिव देखा है। बहन जी ने हमेशा पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन मुद्दों पर काफ़ी बार जो है इन मुद्दों को उठाया है और इन मुद्दों पर बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी, जो हमारे ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनको भी
बोलने के लिए जो हमारा पैनल बना, जिसमें 3 प्रवक्ता बनाए गए, 3 से 4 प्रवक्ता बनाए गए, वो भी हमेशा इन मुद्दों पर हमेशा बोलते रहे आप लोगों के बीच जाकर। जी, तो एक अंतिम सवाल लूंगा, इसके बाद मैं फिर जाऊंगा विजेंद्र भैया के पास। आपको क्या लगता है कि सपा से जो रेस है उससे आप आगे निकल पाएंगे या शिखर तक या राजगद्दी तक पहुंच पाएंगे? कितनी सीटों के साथ? बिल्कुल जनता का साथ है। बहन मायावती जी के शासन को लोग याद करते हैं। बहन जी ने जो कामों को किया, बहन जी ने 2007 से लेकर 2012 के बीच जो काम किया है, उस काम के एवज में हम लोग बिल्कुल शिखर और सत्ता के करीब जाएंगे। दमदार भैया, आप देश के अलग अलग कोने में जाते हैं और निश्चित तौर पर कई लोगों आपसे मिलते हैं। आपको क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा सीएम के चेहरे पर होगा या फिर प्रधानमंत्री को उतरना पड़ेगा काशी में रोड शो करने के लिए? आपकी इस बात का जवाब देने से पहले नेताजी के एक बात का काउंटर मैं करना चाहूँगा। जी, बहन जी ने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। एक बार मैं उनका कुछ देख रहा था, शायद पीसी कर रही थी या कोई डिबेट्स होता या कुछ ऐसा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पिछले सरकार में जो भी बनाना था, मूर्ति वगैरह सब बना दिया, इस बार पैसा विकास में लगेगा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हमने मूर्तियों में पैसा लुटाया है, बहाया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक आपको कांग्रेस एक्टिव दिख रही है यूपी के दंगल में, सपा एक्टिव दिख रही है, बीजेपी एक्टिव दिख रही है, लेकिन मायावती जी एक्टिव नहीं दिख रही हैं। अभी भी उनके कार्यकर्ताओं में जोश की कमी कहीं ना कहीं से नज़र आ रही है। ठीक है, बसपा के वोटर साइलेंट रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका जनाधार नहीं है, बहुत तगड़ा जनाधार है। हो सकता है कि पिछली बार से अधिक सीटें लेकर के साथ में उभरे, बढ़िया चेहरा बन के उभरे। लेकिन एक बात ये तय है कि इस बार अगर मायावती जी नहीं आई तो आने वाले 20 सालों तक कभी भी उनकी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। इस बात को दुख के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को लेकर के बड़े सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भाजपा को टक्कर देने वाली है, यहाँ से फलाने को लिया जा रहा है, वहाँ से फलाने को लिया जा रहा है। स्थिति ये है कि जितने फलाने जो बाहुबलियों के साथ रहे हैं या फिर जिन पे आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के, उनके साथ रहे हैं, वो सारे फलाने अगर आकर के सपा में फिर से ज्वाइन कर लेंगे तो आप एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार कहाँ से दे पाएंगे? जो जिन पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, धोखाधड़ी के आरोप लगते रहे हैं, ज़मीन कब्जाने के आरोप लगते रहे हैं, आप अगर उनके परिवार वालों को भी अपनी पार्टी में शामिल करके जगह देंगे, पद देंगे, तो क्या ये लोगों की नज़र से बचा हुआ लगेगा? जहाँ तक आपने बात कही चेहरे की, भाई साहब, हर बार पीएम का चेहरा काम नहीं करेगा। ठीक है, एक मामूली सा चुनाव होता है पार्षदी का और मेयर का, जिससे ना तो सीएम बदलता है ना तो पीएम बदलता है, लेकिन फिर भी हर बार बनारस में भाजपा सीट जीत कर ले जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भाजपा की ताकत क्या है। सबसे बड़ी ताकत बीजेपी के पास 2 सबसे बड़े हथियार हैं। इन हथियारों के आगे बाकी सारी पार्टियां घुटने टेक देती हैं और टेकती रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। पहला हथियार है आरएसएस। सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की आरएसएस है। एक एक कार्यकर्ता घर घर घुस करके वोट लेके आते हैं। किसी भी पार्टी के लिए ये गर्व की बात हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत है राम मंदिर और तीसरी सबसे बड़ी ताकत है ध्रुवीकरण। तो इस समय बहुत सारे लोगों को ये भी बात समझ में आ गई है कि माननीय ओवैसी जी को भारतीय जनता पार्टी पीछे से सपोर्ट करके यूपी के चुनाव में जबरन उतार रही है कि अगर मुस्लिम हिंदू हो जाएगा, ध्रुवीकरण जैसे होगा, बल किसको मिलेगा? मान लीजिए अगर मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अगर ये मान लीजिए सपोर्ट दैट, तो मैं भाजपा को वोट नहीं देता था कल, आज भी नहीं दूंगा, कल भी नहीं दूंगा। मैं देता किसको था? मान लीजिए मैं सपा को देता था। तो अगर मैं सपा का वोटर था, ओवैसी आ गया, मैं ओवैसी के कहने पे अगर बहक जाऊं तो वोट किसका खराब होगा? सपा का खराब होगा। ओवैसी तो यूपी के चुनाव में सत्ता में काबिज होने से रहे,
क्योंकि उतनी सीटें और उतना वोट पाएंगे नहीं। और जो मजबूत होने की स्थिति में थी सपा, उसका वोट कट के ओवैसी के पास जा रहा है जो कि निराधार है। तो सपा कमज़ोर हो गई। जब सपा कमज़ोर हो गई तो भाजपा से लड़ाई कहाँ से हो सकती है, सपा से कैसे हो सकती है? ये बात बिल्कुल सही है कि किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंट में भारी गिरावट आएगी। बहुत सारे ऐसे विधायक जो चुनाव जीतने के बाद अपने विधायकी क्षेत्र का दौरा तक नहीं करने गए हैं, इस घमंड से कि अपने क्षेत्र को देखने तक नहीं गए हैं विधायक, बीजेपी के घमंड के कारण उनके सीट खत्म हो जाएंगे भाई साहब, वो हार जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके पार्टी सत्ता में आ जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रिपोर्ट ये भी बता रही है कि जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि 150 से ज़्यादा जो वर्तमान के विधायक हैं उनके टिकट भाजपा जो है इस बार काटेगी और आगे देखना होगा कि किसका होगा राज तिलक। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार सियासी घमासान तेज है। नमस्कार।